Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. This is time to start now. Am I right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने कल शुरू किया है और आज उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। इसका मतलब दूसरा पॉइंट एक आधा देखेंगे। कल हमने देख लिया कि अपना राइट हैंड पाम रूल कैसा यूज करना। How to know the direction of electric current, that is induced current. How to know the direction of uh, how to know the end polarities of a moving rod, पॉजिटिव कौन सी होती है, निगेटिव कौन सी होती है, दैट वी हैव लर्नड, है ना। और क्या सीखा हमने? हमने सीखा है फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज बीवीएल, है ना। और हमने ये भी देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और फिर आप लोगों ने कई प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व करे कि ये एंड पॉजिटिव होता, वो एंड नेगेटिव होता, है ना। कर लिया ना? यस। तो शुरू कर दिया जाए, है ना। दोस्तों, अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक आधा रॉड घुमाना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता मतलब वो अपोज करता, मतलब हमें, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी को कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस रॉड के मोशन के लिए, और वो फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता और हम लोग बोलते कि वर्क डन होता। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पावर डिसिपेटेड इन मूविंग द रॉड ऑफ लेंथ वी एल एंड विथ वेलोसिटी वी इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी? व्हाट इज पावर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड, है ना। एनर्जी डिसिपेशन के लिए वो फॉर्मूला कौन सा है, वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसके लिए हम जाएंगे, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस 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 क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अपना एक रॉड है बहुत प्यारा सा, और उसकी लेंथ है एल। मानो पी एंड क्यू लेंथ वाला रॉड है, वो मूव करता है वी वेलोसिटी से, मतलब हम मूव करते हैं उसे वी वेलोसिटी से। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कितना? बी एल वी, इज इट? हाँ, ई इज इक्वल टू बी एल वी इंड्यूस्ड होता है। अब इंड्यूस्ड, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण फोर्स एक्ट होता है इस रॉड पर, होता है कि नहीं? क्योंकि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में ही पता चला है कि if there is any current in a rod and it is moving in any external magnetic field, then it experiences force। अरे होता है कि नहीं? एक्सपीरियंस होता है कि नहीं? ये फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल। अब इसके लिए हाँ, बी आई एल और आई बी एल इज अ फोर्स। अच्छा, अभी ये खाली रॉड है तो इसमें करंट जा सकता क्या? ना, इसमें करंट नहीं फ्लो हो सकता। इसके लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अगर ये हमें ऐसी एक वायर दी है, यहाँ पर बहुत लंबी वायर है विदाउट एनी रेजिस्टेंस वाली, या चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं ऐसा एक रेल है, रेल ट्रैक है, और इधर कहीं एक रजिस्टर रखा है। अब सर्किट बन गया पूरा, अब बन सकता है करंट। वरना अगर खाली रॉड अगर लेकर गए, कई किताब में अगर बगैर रेजिस्टेंस वाला, बगैर सर्किट वाला रॉड घूमता है और करंट बताता है तो वो गलत है। ओके, सो अब ये करंट फ्लो हो रहा है। करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा रे? अगर ये रॉड मेरा राइट साइड चले जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो विल यू टेल मी करंट इन अ लूप, करंट इन अ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस डाउनवर्ड करंट होगा क्या अपवर्ड करंट होगा रे रेजिस्टेंस में? डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा रेजिस्टेंस में? करंट का डायरेक्शन में नीचे बताऊं या ऊपर बताऊं? तुम बोलेंगे वो बताएंगे।
प्यारे बच्चे, होशियार बच्चे बताते। बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी नहीं नंबर तो। हेलो। अप डाउन दूसरा तो है ही नहीं, अप नहीं तो डाउन है। अच्छा, विल यू टेल मी द end P of the rod act as positive or negative? Will the end P positive or negative? ओके, मतलब ये जो अपना रॉड है वो ऐसी बैटरी बोल के बिहेव कर रहा है। पॉजिटिव आंसर तो सबका था, है ना। फिर ये बैटरी अगर मैं कनेक्ट कर देता, दिस इज वर्चुअल बैटरी जस्ट एज आवर वर्चुअल मीट, जस्ट एज आवर वर्चुअल क्लास। अगर ऐसा होता है तो ये बैटरी करंट कैसा प्रोड्यूस करती रहे उस वायर में, उस रेजिस्टेंस में, नीचे या ऊपर? उस रेजिस्टेंस में करंट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा इस बैटरी के कारण? तो सबका आंसर फिर डाउनवर्ड होना चाहिए था ना, फिर कैसे अपवर्ड हुआ यार? हाँ, रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट डाउनवर्ड ही होगा, ये नहीं होगा, ये करंट होगा। चलो, अब करंट अगर फ्लो होता है अपने रॉड में से जिसकी लेंथ एल है, उस पे फोर्स एक्ट होता है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है जरा बताएंगे? इस फोर्स का डायरेक्शन उस रॉड पर नीचे ऊपर लेफ्ट राइट, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट, चार आंसर्स में से बताओ। हाँ, ये इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फोर्स एक्ट होगा वो तो अपोज करने वाला है, और वो फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मिलता है क्या? बराबर है। फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से नहीं तो अपना पाम रूल से। रखो इस रॉड के ऊपर करंट के डायरेक्शन में अपने चारों उंगलियां। If we keep our four fingers in the direction of current in the rod and rotate them in the towards the direction of B, then your thumb will go to left side. म्हणून या फोर्सचं डायरेक्शन असतं लेफ्ट साइडला. पण आता इकडे फोर्स हा आहे नाही का, फोर्स किती आहे एवढा, आणि करंटचा फॉर्म्युला ओम्स लॉ ना असतो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स, हा बी आणि एल ॲज इट इज. म्हणजे फोर्स ऍक्ट होईल ईएमएफ किती, बी व्ही एल, इकडं बी एल डिवाइडेड बाय आर. क्या क्या होता रे, ये तो होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये V डिवाइडेड बाय आर, इतना फोर्स एक्ट होता है. बराबर है. फोर्स एक्ट होता है पिछले डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में. हमें मोशन चाहिए राइट साइड में, तो दिस मच फोर्स इज नेसेसरी. मग इतका जर फोर्स पाहिजे असेल तर त्याच्यामुळे डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. डिस्प्लेसमेंट झालं म्हणजे वर्क होणार आहे, आणि आपण त्यालाच म्हणतो पॉवर लागणार आहे. पॉवर म्हणजेच रेट ऑफ डुईंग वर्क. रेट ऑफ डुईंग वर्क म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आणि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइमला तुम्ही आम्ही भलत्याच प्रेमानं म्हणतो वेलॉसिटी, है ना. बोलते की नाही अपन लोग. देयर फोर पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू एफ वी. एफ का फॉर्मूला है, ऊपर चले गया, बी स्क्वेर एल स्क्वेर व्ही डिवाइडेड बाय आर, आणि हा एक ऍडिशनल व्ही, तो व्ही येतो आमचा इथे स्क्वेअर म्हणून, है ना.
B square L square V square by R. This is what power dissipated in moving the rod of length L with velocity V in a magnetic field B, and where capital R is the total resistance of the circuit. This resistance may be of rod, may be of connection wires, or may be of your separately or purposefully connected resistor. So दोस्तों ये ऐसा है। अब क्या है, अब थोड़ी सी बात इसकी करेंगे दोस्तों। मानो मेरा इतना रीजन है मैग्नेटिक फील्ड वाला, इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। कौन से डायरेक्शन में है? सब अंदर के डायरेक्शन में है। वो मैंने बताया तो भी, नहीं बताया तो भी वही डायरेक्शन में। हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये है बी। अब क्या किया, अगर मैं यहां पर एक ऐसी लूप रख दिया, इस लूप की रेडियस है, वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, इस लूप की रेडियस है आर। ओके, will there be any induced current in the loop if it is placed in external magnetic field? Will there be any induced current if it is placed in external magnetic field? आंसर है ना, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी होता है ना। तो अब मान लो कि मेरा बी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, बी अगर इंक्रीज होता है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट प्रोड्यूस होगा क्या? आंसर है हाँ, उसका डायरेक्शन मालूम करना है। लूप में करंट कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? इट इज एंटी। हाँ, एंटी जाएगा, राइट। अच्छा, करंट फ्लो होता मतलब इस वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते। बहुत बड़ा ज्ञान है क्या? नहीं, पर ज्ञान अभी है। वो इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट करना है, डिस्प्लेस करना है, चार्ज को अगर डिस्प्लेस करना है, तो किस बात की जरूरत होती है? मानो एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, इसे मुझे राइट साइड लेकर जाना है या लेफ्ट साइड लेकर जाना है, तो किस बात की जरूरत होगी? क्या तुम हवा से फूकेंगे फू बोल के? इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना है दोस्तों, तो मतलब चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे राइट साइड में है तो पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में जाएगा, निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता, ये हमें पता है। तो अब दोस्तों, अगर तुम लोग बोलते इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे? इलेक्ट्रॉन गए होंगे क्लॉकवाइज घूमने के लिए। चलो मैं इस छोटी सी चीज को देखता, यहां पर देखता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होंगी, फिर नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? मेरे लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, है ना? अरे होनी चाहिए कि नहीं? यहां पर, अच्छा, यहां पर किस डायरेक्शन में होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर ऐसी, यहां पर ऐसी, और यहां पर ऐसी। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो लूप लाइंस है। हमारे दिमाग में तो ये कुछ पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है दिमाग में। पेट में डाइजेस्ट होना अलग बात है, लेकिन दिमाग में डाइजेस्ट होता क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी लूप लाइंस होती है क्या? ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो स्टार्टिंग होती है, एंड होती है, ऐसी लूप लाइन ऐसा कैसा होता है यार, कुछ भी बताते क्या सर, है की नाही? म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ही कंझर्वेटिव्ह फील्ड नाही, बराबर है कि नहीं? दिस फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव। फील्ड कंजर्वेटिव कब होगी? अगर एक पर्टिकुलर लाइन बिल्कुल सीधा चले जाती, वो लाइन ऑफ फोर्स रहती थी, लूप लाइंस में कंजर्वेटिव नहीं रहते। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है क्या? ना, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। वैसे ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसका मतलब प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब इंड्यूस हुई, और इंड्यूस हुई मतलब ये तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। आणि चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फील्डच्या मुळे जर का समजा फील्ड तयार झाली तर त्याला आम्ही इंड्युस्ड फील्ड म्हणू। त्या इंड्युस्ड फील्ड साठी मला या अशा छोट्या 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 इलेमेंट मुळे सगळ्यांचा विचार करत जर जायचं असेल तर लाइन इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल। लाइन इंटिग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अरे ये तो होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस। हेलो, ई इंटू डीएल इज अ पोटेंशियल डिफरन्स। हे कुठलाही छोटासा एलिमेंट घेतला की त्याच्या अक्रॉसचा पोटेंशियल डिफरन्स किती? ई डॉट डीएल। आणि मग टोटल पोटेंशियल डिफरन्स किती? लाइन इंटिग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। पटलं का रे? अरे दिमाग मध्ये डायजेस्ट झालं का? अरे कधी असं ऐकलं असेल ना, ई इज इक्वल टू मायनस डीव्ही बाय डीटी। मग हे डीव्ही इज इक्वल टू ई डीटी असतं, सॉरी डीटी नाही रे, डीएक्स, आय एम सॉरी, मायनस डीव्ही बाय डीएक्स। तो हे डीव्ही इज इक्वल टू डीएक्स ई डीएक्स असं असतं की नाही? आणि हे मायनस साइन असं सांगते की इलेक्ट्रिक फील्डच्या डायरेक्शनला गेलं तर पोटेन्शियल डिक्रीज होत आहे, म्हणून मायनस साइन आली ती। चला, फक्त डिफरन्स पाहिजे असेल आम्हाला तर ई इंटू डीएक्स, मी डीएक्स च्या ऐवजी डीएल घेतलाय आणि हा डीएल घेतला म्हणून मला ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आला। पर ये तो लूप लाइन से, इसके कारण मुझे लेना पड़ता लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल मतलब जहां से निकले वहीं तक जाओ एंड ऐड करते 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 करते। आणि मग पण हे तर पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, आणि याला तर तुम्ही आम्ही म्हणतो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस झाली ना, हे इंड्यूस्ड ईएमएफ आहे। पण फॅरेडे म्हणतो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाय बाय डी, है ना? ये क्या है? ये तो माइनस डी फाय बाय डी है। अच्छा, माइनस साइन क्या सजेस्ट करती है? अपोज करती, ये सजेस्ट करती। तो फिर वो मैग्नीट्यूड के लिए हम बस लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डी फाय बाय डी। ओ ओके, आणि मग लेफ्ट साइड लेना आम्ही आता ई इंटू कितना रे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। चलो मैं ऐसा लिखा पहले, अब लाइन इंटीग्रल के साइन चले जाएंगे, खाली इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। दोस्तों यहाँ थीटा होता है 0, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा डीएल है, एंड दिस इज वाई कॉस ऑफ 0 1 आता। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सारे जहां में, क्योंकि करंट सारे जहां में एक सेम है। मग करंट सेम आहे याचा अर्थ त्याला प्रोड्यूस करणारा म्हणजे त्या फ्लोला मेंटेन करणारी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टंट आहे। म्हणून मला मिळालं इंटिग्रेशन ऑफ डीएल राइट साइड ॲज इट इज। इंटिग्रेशन ऑफ डीएल किती? 2 पाय आर। इंटिग्रेशन ऑफ डीएल होता 2 पाय आर। आणि आता हा जो डी फाय आहे
हा d∅/dt मला फाय लिहिता येतं मॅग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. या चॅप्टरच्या सुरुवातीला पहिला फॉर्म्युला लिहिलेला आहे मी, P इंटू ए इज इक्वल टू फाय. तर नंतर आपण लिहिलं होतं NBA, पण मी इथे एकच लूप घेतलंय त्यामुळे n ची किंमत 1 आहे, नाही का. आणि म्हणून आता इथे बी मी कॉन्स्टंट जर घेतला, नाही बी नाही, एरिया कॉन्स्टंट, एरिया होणार पाय आर स्क्वेअर. हा dB/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. दोस्तों क्या कैंसल होता है, मेरा आर आर कैंसल होता, पाई पाई कैंसल होता, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती स्मॉल r/2 dB/dt. हा फॉर्म्युला ध्यानात ठेवायचा आहे आम्हाला. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ आर dB/dt. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की तिथं वायर नसेलही कदाचित. काय, समजा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आमची, या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये मॅग्नेटिक सॉरी या रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे बी. पूर्ण एरियामध्ये, पूर्ण याच रेक्टँगलला जो स्क्वेअर काढलाय, जो एरिया दाखवलाय त्याच्यात मॅग्नेटिक फील्ड बी युनिफॉर्म आहे. आणि त्याच्यात जर इलेक्ट्रॉन ठेवला इथे कुठे, किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज ठेवला, इलेक्ट्रॉन ठेवा किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज ठेवा, आणि आता बी ची व्हॅल्यू इन्क्रीज करा, तर या चार्ज मुळे असा करंट तयार होतो. तो इलेक्ट्रॉन असेल तर क्लॉकवाइज फिरेल, पॉझिट्रॉन असेल तर अँटी क्लॉकवाइज फिरेल, पण करंट मात्र मला अँटी क्लॉकवाइज भेटल. याचा अर्थ त्या पाथ वरती इलेक्ट्रिक फील्ड किती जनरेट झाली, तर ही अशी वरती. हा फॉर्म्युला, सो डू रिमेंबर. मग आता विचार करा, समजा जर कधी माझ्या जवळ अशी एक प्लेट आहे, मेटल प्लेट आहे, मग ती सर्क्युलर धरा, नाहीतर अशी रेक्टँगल पकडा, नाहीतर स्क्वेअर घ्या, नाहीतर कुठल्याही शेपची घ्या. दिस इज मेटल प्लेट and now it is placed in external magnetic field and that field is varied. वो फील्ड अगर वैरी कर दिया तो इस मेटल प्लेट के अंदर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने अपने ऐसे सर्कल बनाएंगे कि नहीं. अरे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में गोल 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 घूमेंगे क्या नहीं. तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर गोल गोल घूमते हैं ना, तो उसकी उनके कारण उनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक करंट बनेगी. और अगर ये सारे इलेक्ट्रिक करंट अपने अपने बनते हैं, सर्क्यूलेटिंग करंट्स बनते हैं. सर्क्यूलेटिंग करंट्स आर जनरेटेड. करंट्स आर जनरेटेड in the metal plate due to varying magnetic field, and these currents are called as eddy currents. काय म्हणतो आम्ही त्यांना, these currents are also called as Foucault current in the honor of scientist. एडी, गोल 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 घूमते हैं, पानी में भंवरा तैयार होता है, ऐसे शेप के कारण उन्हें एडी कहा जाता. एडीज इन वाटर, साइंटिस्ट नेम फोकॉल्ट. सो फोकॉल्ट. अच्छा, इसका एप्लीकेशन सबको पता है, थियोरेटिकल बातें सब. और इंडस्ट्री में तो ये एडी करंट का यूज किया जाता है किस काम के लिए, टू मेल्ट द मेटल ऑफ ह्यूज क्वांटिटी विद इन फ्यू मिनट्स. एडी करंट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री. Eddy currents even used in our moving coil galvanometer also, क्योंकि वो डैम्पिंग को अपोज करता. नहीं तो जैसा अपन झूला खींचते और छोड़ देते, तो झूला नहीं कि झूलता ऐसा कितने भी समय, या पेंडुलम झूलते रहता.
ऐसे समय तक अगर हमने रोका, सॉरी, हमने अगर सोचा कि अभी दूसरी रीडिंग लेंगे, तो ये रुकने तक अपने को दूसरी रीडिंग लेने के लिए रुकना पड़ेगा ना। और ये तो रुकता नहीं, आधा आधा घंटा। तो फिर एक रीडिंग लेने के लिए आधा घंटा लगेगा। So to make that oscillation zero immediately means to make it deadbeat. To make it deadbeat, एडी करंट्स आर यूज्ड। इसलिए तो मूविंग गैल्वामीटर की जो कॉइल है उसको मेटेलिक फ्रेम पे वाउंड किया जाता है, मेटेलिक फ्रेम। दूसरा, इंडक्शन ब्रेक्स में, मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, कहा, ट्रेन्स में। जैसा अपन मोटरसाइकिल का ब्रेक पैर से दबाते हैं, साइकिल का ब्रेक हाथ से दबाते हैं, वैसा ट्रेन का ब्रेक कितने लोगों को दबाना पड़ेगा। पर वैसा होता है क्या? वो वहां पे होता है इंडक्शन ब्रेक, so that so huge mass train can stop easily with the help of this eddy currents। क्योंकि वो आपने देखा होगा कि वो चक्के के बीच में, ट्रेन के चक्के के बीच में ऐसा बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में ऐसी वाइंडिंग होती है। उस वाइंडिंग में करंट पास करने की एबिलिटी या फैसिलिटी होती है ड्राइवर के पास, डीसी करंट फ्लो होता है उसमें। जैसे उसको ब्रेक लगाना है, ड्राइवर साहब को अगर गाड़ी रोकनी है ना, तो वो वायर में से करंट फ्लो करता। वो करंट होता है डीसी, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती तो उसमें वो एक्सल घूमता। तो एक्सल घूमना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, या एक्सल रखना वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, रिजल्ट सेम है, एडी करंट प्रोड्यूस्ड। एडी करंट मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टेड सच दैट इट अपोजिट्स इज कॉज। तो वो कॉज को अपोज करता, मतलब एक्सल के रोटेट होने को ही अपोज करता। एक्सल रोटेट हुआ तो चक्का रुक जाता। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्सल एंड व्हील ऑफ ट्रेन इज वन यूनिट। साइकिल का वैसा नहीं रहता। साइकिल का एक्सल फिक्स रहता है, चक्का ऐसा घूमते रहता है। कभी देखा क्या साइकिल का एक्सल घूमता क्या आपने? अगर समझो घूमता था ना साइकिल का घूमना एक्सल, तो मजा आता था, है ना? होता है वैसा? मोटरसाइकिल के चक्के का एक्सल, एक्सल फिक्स रहता है, चक्के घूमते रहता है। बीच में ऐसे छर्रे रहते ना, वो मार्बल्स, तो छर्रे के कारण ऐसा स्मूथ घूमते रहता है। सो नहीं देखा होगा तो देखो, वो ट्रेन का सफर करते समय दोन चाकं आणि त्याला जोडणारं ऍक्सल हे एकच युनिट असतं ट्रेनचं। ट्रेनचं ऍक्सल सुद्धा फिरत असतं त्या चाकासोबत। पाहिलंय का कधी? उगीच हो हो म्हणता? किती लोकांनी पाहिलंच नाही आतापर्यंत। ट्रेनचं चाक आणि ऍक्सल हे एकच युनिट असतं हे त्यांना माहितीच नाही, असे काय कोणी आहे का? ट्रेनचे दोन चाक आणि मधलं त्याला जोडणारं ऍक्सल ही एकच युनिट असतं। विश्वास आहे का तुमचा? हे बरोबर म्हणतोय का मी? का चाक फिरतं आणि ऍक्सल फिरत नाही असायचा ट्रेनचं? क्या जाने सर, ये बुक में है इसलिए देखा। कहाँ तुम ले जाते हमें ट्रेन देखने के लिए? अरे ट्रेन को देखो मत अभी, लॉकडाउन है ना, मत जाओ देखने को। हम्म। और अकेले तो बिल्कुल मत जाओ, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कहाँ जा रहे ट्रेन की तरफ। ट्रैक की तरफ निकलते परेशान घर के लोग। वो टाइम पास। मित्रांनो, समजा माझ्याकडे असा हा करंट आहे। हम्म, इथे अशी माझी एक कॉइल आहे, बरं का? या करंटची व्हॅल्यू मी आता इन्क्रीज करणार आहे। करंट इज इन्क्रीजिंग।
तर या फ्रेम मध्ये कुठल्या डायरेक्शन करंट फ्लो होणार आहे? दो लोग बोलते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पक्का? श्योर? ओके ओके दोस्तों, मेरे पास ऐसे इतने रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है डॉट इन अ सर्कल। हम्म मेरे पास ऐसी एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फ्रेम है, पी क्यू आर एस। अगर मैं इस फ्रेम को राइट साइड में मूव करता हूं v वेलोसिटी से, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? इस वायर में करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? कितना है? कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? मेरे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर के डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? करंट का डायरेक्शन बोलो। ये एक तो नहीं बोल रहा है। हम्म नहीं बोलते, बाकी के लोग आंसर नहीं देते। हम्म हाँ, नो चेंज इन फ्लक्स, सो नो करंट। ठीक है, मतलब नो ईएमएफ। बराबर है करे? हम्म अगर मैं मेरा खाली एक ऐसा रॉड लेकर जाता था, तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट इनमें से कौन सा एंड पॉजिटिव होता रहे? अगर ये रॉड मैं राइट साइड लेकर जाता तो पी एंड पॉजिटिव होता था, राइट? ये पॉजिटिव होता था, ये निगेटिव होता था। और मैं आर एस रॉड ले जाता तो फिर कौन सा एंड? यस एंड पॉजिटिव। ओके। अगर मैं क्यू आर लेकर जाता तो नन। पी एस लेकर जाता तो पी एस लेकर जाता तो भी नन, है ना? अब ऐसे में चार रॉड को कनेक्ट कर दिया, तो फिर क्या मेरा पी क्यू रॉड और एस आर रॉड जो पहला इंडिविजुअल जाता था वैसा बिहेव करेगा या नहीं करेगा? वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो पहला करता था। ये भी ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा पहला करता था। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा बी एल वी। एल इज अ लेंथ पी क्यू, एल इज अ लेंथ एस आर, आणि म्हणून नेट ईएमएफ इथं येणार 0, कारण एस आर रॉड क्लॉकवाइज करंट फ्लो करायचा ट्राय करल, तर आमचा पी क्यू रॉड अँटी क्लॉकवाइज फ्लो करेल, आणि जेवढा क्लॉकवाइज तेवढाच अँटी क्लॉकवाइज असेल तर नेट करंट विल बी 0, कारण नेट ईएमएफ विल बी 0। लूप में नेट ईएमएफ 0 होगा।
विल यू रिमेंबर? फ्रेम ज्यावेळेस मूव्ह होती त्यावेळेस ईएमएफ इंड्यूस होत नाही का? तर ईएमएफ इंड्यूस होतो. ईएमएफ इंड्यूस होतो, परंतु नेट ईएमएफ त्याचा झिरो राहतो. मॅग्नेटिक फील्ड जर कधी अपोजिट डायरेक्शनला असती तर असं घडलं असतं. मग क्लॉकवाईज फ्लो करणारी ॲबिलिटी, अँटी क्लॉकवाईज फ्लो करणारी ॲबिलिटी इक्वल आहे, म्हणून करंट झिरो. समजले? समजले काय? हो की नाही? समजले समजले. हा, ओके. आता समजा जर माझ्याकडे आहे एक अशी सर्क्युलर लूप, माझ्याकडे आहे हे दुसरा एक लूप, बाहेरच्या कॉइल मधून किंवा लूप मधून मी करंट फ्लो करतोय आय आणि त्याला इन्क्रीज करतोय, करंट आय इंक्रीजिंग. अब तो अंदर के जो लूप है उसमें करंट फ्लो होगा क्या, जनरेट होगा क्या, ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? अगर होगा तो किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू इंक्रीजिंग करंट इज आउटसाइड. ये बढ़ना चालू है इसका. जैसे जैसे आय बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बी मतलब फ्लक्स बाहर के डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे. मग हे जर वाढू द्यायचं नसेल तर करंट इन द इनर कॉइल शुड बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट जितने ये फ्लो हो गए, तर जितने ये जनरेट हो गए उतने अंदर के डायरेक्शन में इस करंट के कारण भी जनरेट हो जाएंगे. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट net flux inside the coil, inside the inner coil will be zero. म्हणून क्लॉकवाइज करंट जनरेट होईल. जर का समजा उलट घडलं असतं तर करंटच्या व्हॅल्यू सुद्धा डायरेक्शन सुद्धा उलट्या झाल्या असत्या. ओके, चला आता समजा जर कधी माझ्याकडे अशी एक इथं कॉइल आहे, त्याच्यातून असा अँटी क्लॉकवाइज करंट जातोय, तो करंट आता इन्क्रीज होतोय, करंट इन्क्रीजिंग आहे आणि शेजारी अशी एक कॉइल ठेवलेली आहे शेजारी. या कॉइल मधून करंट कुठल्या डायरेक्शनला जनरेट होईल? कोणत्या डायरेक्शनला जनरेट होईल? बोलो. कोई एंटी क्लॉकवाइज, कोई क्लॉकवाइज. चलो बाकी के लोग. इन दोनों कॉइल्स की प्लेन एक ही अलग है. हाँ, दोनों कॉइल्स की प्लेन एक ही. इसका मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है. कोई क्लॉक बोलता है, कोई एंटी बोलता है, कोई एंटी है तो कोई क्लॉक है. चलो देखेंगे दोस्तों. इस करंट के कारण, ये जो करंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे करंट इधर है तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है. इस करंट के कारण नो डाउट बाहर होगी, लेकिन वो कम होगी, तो इफेक्टिव होगी अंदर के डायरेक्शन में. आणि मग ते डायरेक्शन जर कधी इन्क्रीज होणार असेल, ती मॅग्नेटिक फील्ड आता इन्क्रीज होते, तर याला थांबवण्यासाठी अँटी क्लॉकवाइज करंट तयार करावं लागेल.
म्हणजे ही मॅग्नेटिक फील्ड कोणामुळे? करंट इन्क्रीजिंग करंट मुळे. मग याला थांबवायचं असेल तर डॉट इन सर्कल यावं लागेल ना, डॉट इन सर्कल यावं लागेल, आणि डॉट इन सर्कल पॉसिबल आहे करंट एंटी क्लॉकवाइज असला था। अरे कुछ कंफ्यूजन था किसी लोगों का, तो दूर होगा क्या? हुआ क्या? अरे भाई अंदर जब कॉइल थी तो क्लॉकवाइज करंट आ रहा था, जब कॉइल बाहर चली गई तो करंट का, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी तो अपोजिट हो जाएगा ना। अंदर से बाहर आ गए तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा, है ना। बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, तो इस सारी सिच्युएशन भी तो अपोजिट हो जाएगी। गॉट इट? ओके। मग आता मला सांगा की समजा जर कधी माझी अशी एक कॉइल आहे, त्याच्याच ऍक्सल वरती दुसरी एक कॉइल मी ठेवली, मी माझ्या या कॉइल मधून करंट पास करतोय, कसा? इकडच्या बाजूला जर बघितलं तर ते क्लॉकवाइज आहे, राईट साइडला बघितलं तर क्लॉकवाइज आहे। आता सांगा ही जी कॉइल नंबर 2 आहे, एक मधून करंट जातो, दोन ही फक्त ठेवलेली ऍक्सल वरती, ती कॉइल तिथेच राहील। समजा जर मी या करंटची व्हॅल्यू आता इन्क्रीज करतोय बरं का, आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज करतोय, तर कॉइल तिथेच राहील का राईट साइडला जाईल का लेफ्ट साइडला येईल का वरती जाईल का खाली येईल? In which direction will the coil number 2 go if current in coil number 1 increasing continuously with the same rate? Current I increasing. Hmm. तीन लोग, चार लोग, पूरे क्लास में चार ही है, चार लोग ही रिपीट करते हैं, उनको ही फिजिक्स का सब्जेक्ट एग्जाम में है। सर हम फिजिक्स करने वाले नहीं है, सिर्फ टाइम पास आते हैं, क्लास में बैठते हैं और चले जाते हैं। सब लोग आवे मतलब आंसर करेक्ट हो सकता, देखिए। और ये अगर मेरा इंक्रीजिंग करंट है, करंट इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी। करंट अगर क्लॉकवाइज है मेरे राइट साइड को देखते समय, तो मेरा राइट हैंड घूमना चाहिए ऐसा, है ना। तो अंगूठा जाता लेफ्ट साइड, मैग्नेटिक फील्ड होती लेफ्ट साइड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है तो मेरे इस कॉइल नंबर 2 का ऐसा बिहेवियर होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ना हो जाए, तो खुद को दूर लेकर जाएंगी। और खुद को दूर कब लेकर जा सकती? खुद को दूर कब लेकर जा सकती? उसमें करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो। अरे हमने सीखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ये पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन देन दे अट्रैक्ट, and if they carry current in opposite direction then they repel, है ना।
मग आता कोणते दोन इलेमेंट घ्या जे पॅरलल आहेत, इथले घ्या कुठलेही घ्या, त्या दोघांमध्ये करंटच्या डायरेक्शन अपोजिट आहेत का नाही, आणि डायरेक्शन अपोजिट आहे तर त्यांच्यामध्ये रिपल्शन असेल का नाही, म्हणजेच या कॉइलची मोशन इकडे जाईल. म्हणजे तुम्ही या मॅग्नेटिक इंड्युस्ड करंट आणि ओरिजिनल करंट मधल्या रिपल्शन मुळे म्हणा, नाहीतर कॉइलची टेंडन्सी टू मेंटेन द मॅग्नेटिक फ्लक्स असते म्हणून म्हणा, कॉइल नंबर 2 100% राइट साइडलाच जाणार आहे. याद रखेंगे. और अगर डिक्रीजिंग करंट होगा तो क्या इतना अभी टेंशन वाली बात थोड़ी है, तो ये तो पक्का जल्दी से बहुत बता दे आएगा, वो तो नजदीक आएगा, क्योंकि उस समय क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा डिक्रीजिंग होते समय, एंड देयरफॉर पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर. हैव यू नोटेड दिस? अगर कंफ्यूजन है तो नोट करके रखना है. समझ में आएगा? हाँ. इंक्रीजिंग करंट रिपल्शन, डिक्रीजिंग करंट अट्रैक्शन. चलो और क्या है, अब हमें बात करनी, कितना समय, 10:30, आधा घंटा बाकी. फ्रेंड्स, हमारे पास इस चैप्टर में इंडक्टर है, मतलब एक कॉइल है. कॉइल का बिहेवियर ऐसा है कि उस में से अगर करंट फ्लो करता है कोई, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अंदर. मानो एट एनी टाइम टी उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड है करंट के कारण. अरे बी होता ना, बी इज इक्वल टू म्यू 0 NI. सॉलिनॉइड है तो, कॉइल है तो म्यू 0 NI/2R. तो ये बी है, मतलब कुछ फ्लक्स है. फ्लक्स अगर समझ लो कि मानो इधर वाले कुछ फ्लक्स है. अब थोड़े समय के बाद ये करंट के कारण, करंट इंक्रीज हो रहा है तो समय इंक्रीज होने के बाद फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. इसका मतलब देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स, आणि चेंज ऑफ फ्लक्स असेल तर ईएमएफ इंड्यूस होतो, आणि ईएमएफ इंड्यूस होतो तो चेंज ऑफ करंटला अपोज करतो. त्याला आम्ही म्हणतो आयदर बॅक ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ. आणि या ईएमएफ मुळे ही जी कॉइल आहे ती कॉइल अपोज करते कशाला, करंटच्या फ्लोला. म्हणून जर का समजा आयडियल कॉइल घेतली आणि त्याच्यातून करंट पास करण्यासाठी बॅटरी आम्ही जर लावली, तर या वायर सॉरी त्या कॉइलचा बिहेवियर असा असेल ऍट टी इज इक्वल टू 0 ला, कसं, 100% ओपन पाथ. 100% ओपन पाथ म्हणजे 100% अपोजिशन, करंटला फ्लो होऊच देणार नाही. राइट, ऍट टी इज इक्वल टू 0 ला. मग टी इज इक्वल टू कुछ फाइनाइट समय या असल में इंफिनिटी बोलते, लेकिन कुछ थोड़ा सा 2-4 मिनट के अंदर भी, 2-4 मिनट भी जरूरत नहीं रहती, लेकिन बोलना हो. एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, थ्योरेटिकल बोलने के लिए, ये जो कॉइल है वो गुड कंडक्टिंग जैसा बिहेव करेगा, गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करता. मतलब क्लोज्ड सर्किट जैसा कि वो है ही नहीं, और इधर तरफ ओपन सर्किट, करंट इज इक्वल टू 0. आणि म्हणून काय, हाँ एक्ट एज अ कंडक्टर बताया तूने, बराबर. सो ये कब, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसको बोलते स्टेडी स्टेट कंडीशन.
स्टेडी स्टेट कंडिशन, स्टेडी स्टेट पे ये होता है. आणि म्हणून मग कधी कधी प्रॉब्लेम येतो आमचा लाइक दिस. भाई मेरा ये सर्किट है, मैं सर्किट थोड़ा सा अलग बताओ तो ठीक है, बता दो यहीं पर, जाने दो अभी. ये कॉइल है, ये रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट बैटरी है, ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है. इसका कुछ अपोजिशन वाली टर्म होगी, भले ये क्लास में नहीं पढ़े आपने, लेकिन आपको पता है इसका अपोजिशन होने वाली टर्म बोलते हैं इसे सेल्फ इंडक्टेंस, और उसकी वैल्यू अपन लेंगे 2 हेनरी. तो व्हाट इज द करंट and potential difference across resistor at t is equal to 0 and t is equal to infinity. तुम्हाला 4 आन्सर्स द्यायचे. त्यात t is equal to 0 पहिल्यांदा 2 द्या, नाहीतर 4च्या 4 ॲट ए टाइम द्या. प्यारे बच्चों, ये जो t इज इक्वल टू 0 की बात है ना, तब ये सर्किट ऐसा बिहेव करेगा. मतलब टूटे वाला सर्किट. ब्रोकन सर्किट में करंट कितना होता, और करंट ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. तो दिस इज व्हाट t इज इक्वल टू 0. ये 0, ये 0, ये 0, तीन हो गए 0. अब स्टेडी स्टेट कंडीशन में सर्किट विल लुक लाइक एज सच. है ना, ये R, सर्किट कंप्लीट. तो करंट इज इक्वल टू V बाय R. V है 10, R है 5, आया 2, और पूरे का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आएगा, तो V विल बी 10. कब, ये स्टेडी स्टेट में. गॉट इट. हेलो. अरे बाप रे, ये तो माइक बहुत दूर था, आवाज आ रहा था अगर तुमको. अच्छा, तुम्हें साउंड आ रहा था क्या. अच्छा, माइक तो मैंने लगाया नहीं था. आता था, ठीक है. अच्छा, माइक तो टेबल पे था, ऐसा दूर नहीं था, लेकिन मैंने एक कॉलर या शर्ट को नहीं लगाया था. आ गया. ओके 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 ओके. मग आता तुम्हाला याचा एल जर कधी सेल्फ इंडक्टन्स असेल तर सेल्फ इंडक्टन्स माहिती आहे तुम्हाला काय करत असतो. सेल्फ इंडक्टन्स इज द ability टू ब्लॉक द एसी. हा की ना. ability टू ब्लॉक एसी. डीसी को अपोज नहीं करता है, चेंजिंग को अपोज करता है ना. चेंज होने के लिए अपोज करता है. और कितना अपोज करता है, सबको पता है. ये डेरिवेशन की जरूरत है क्या. एल डी आई बाय डी टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी है. बराबर है. सो एल इज इक्वल टू ई बाय डी आई बाय डी टी. अगर ये यूनिटी है, डी आई बाय डी टी 1 है, तो एल बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ न्यूमेरिकली. कब,
di by dt, rate of change of current in that same coil is equal to 1 ampere per second. तो ऐसा है। तो फिर इसका आप लोगों को ग्राफ भी पता होना चाहिए, इसका ई का टी। अगर हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस बैटरी जोड़ते तो ये ऐसा ग्राफ होता है। एंड एट लास्ट सैचुरेटेड करंट, स्टेडी स्टेट करंट फ्लोज इन इट। थियोरेटिकली भले वो इन्फिनिटी रहता है, लेकिन कुछ फाइनाइट समय में भी वो सैचुरेट बनता है करंट। अंडरस्टूड दिस? ये ग्राफ पता है? तो इतने इसमें करंट फ्लो होता, सॉरी इंक्रीज होता, तो इतने इसमें ही, इतने समय में ही ईएमएफ इंड्यूस होता। जैसे फिर वो कांस्टेंट करंट आएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस का अपोजिट जीरो होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा। राइट? अच्छा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंपल फॉर्मूला होता है, अरे जो मैं अभी बताया वो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो फिर क्या वो उस पे प्रॉब्लम, क्या बहुत बड़ी बात है क्या? इस पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात है क्या? हाँ, कैसा प्रॉब्लम बन सकता है इस पे? डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देते और इंडक्टेंस देते, ईएमएफ पूछ लेते, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना ये पूछ सकते हैं। तो लिखो फिर एक प्रॉब्लम। हम्म इफ rate of change of current in the coil is, नहीं, if induced EMF लिखो, पहले स्टेटमेंट अलग भाषा में लिखो। if 2 volt EMF is induced in a coil, 2 volt EMF is induced in a coil due to the change of current in itself, due to change of current in itself with a rate, with rate क्या with 4 amperes per second, then what is the self inductance of a coil? आता आपण शिकतोय समोर फॉर्म्युला असतो म्हणून ते पटकन सोपे वाटतो, पण परीक्षेमध्ये हाच प्रॉब्लेम मॉडरेट लेवलचा होतो। मॉडरेट म्हणजे सर्वसाधारण, खूप सोपं आहे नाही, खूप अवघड आहे नाही। काय दिले व्हॅल्यू? ई ची व्हॅल्यू 2 व्होल्ट दिली, डी आय बाय डी टी 4 एम्पियर्स पर सेकंड दिले, एल ची व्हॅल्यू विचारली, आला आंसर। यस, सब लोगों का आंसर आएगा। कितना? 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एल, तो एल होता है 0.5 हेनरी। हेनरी का एच कैपिटल निकालने के बाद फुल फॉर्म नहीं देते आगे, कौन तो दिया था वो, कैपिटल एच भी बोला और सामने भी लिखा है। ओके, चलो, और इसमें सेल्फ इंडक्टेंस पे और क्या प्रॉब्लम पूछे जाते हैं? वो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करने का क्या, वो बोलेंगे चाहे तो। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होता है, देखो 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 क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आई आर। अरे फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। ये फिर यल कितना होता है? तो यल होता है 5/I। हम्म और 5 होता है एनबीए।
और ये होता है ई बाय आर। आई कितना, एन आई नंबर ऑफ टर्न्स, एन। वैसे इधर स्मॉल लिखा तो मैं इधर भी स्मॉल लिख सकता, म्यू जीरो एन आई बाय टू आर। अब ये आई और ये आई कैंसल हो जाने वाला है, तो ई बाय आर मेरा लिखना जरूरी नहीं है। तो ये एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी कितना, म्यू जीरो एन आई, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर, और नीचे ये एक आई, ये वाला ये आई। सो आई कैंसल, आर आर कैंसल, म्यू जीरो एन। अभी कई बुक, मतलब बुक में अगर देखा जाए तो कैपिटल एन होता हो, कैपिटल एन। मैं यहाँ पे स्मॉल एन लिखा तो स्मॉल एन स्क्वायर है कि नहीं, तो क्यों मैं कैपिटल एन करूँ इधर। हाँ, वो कंफ्यूजन हो सकता सॉलिनॉइड जब लेता तब। सॉलिनॉइड में स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। सो ये एन स्क्वायर पाए है ना, पाए पाए पाए, और क्या होता है, आर भी होता है, मतलब रेडियस। और ये टू डिनोमिनेटर में, ये हो गया है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। और आप कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि कॉइल का डायमेंशंस दुगना कर दिया, सारे डायमेंशंस दुगने कर दिए, जो कुछ बातें हैं वो सारी बातें डबल कर दी कॉइल की। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितने टाइम्स बनता, कैसा बनता, डायमेंशंस एंड क्वांटिटीज ऑफ अ कॉइल आर डबल्ड, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितने टाइम्स बनता, बताओ। 8 टाइम्स। हाँ, क्योंकि उसके टर्न्स भी डबल हो गए ना, टर्न डबल होने के कारण वो 4 गुना इफेक्ट देते हैं, रेडियस दुगना हो गए तो वो डबल इफेक्ट देगी। एंड दिस इज हाउ एल डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स एल। पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, हाँ ये ऐसा होता है। अंडरस्टूड। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।